Good morning to all students. Welcome to online classes. Stay home, stay healthy, be safe, and don't touch your hands on your face without wash your hands. Okay. In previous class, we discussed about that plasma membrane. What's its function? What is the diffusion process? What is the osmosis process? And that concentrations of solutions, that is hypotonic solution, isotonic solution, hypertonic solutions, and then cell wall, its functions. These are the topics we discussed in previous class. Today we discussed about that nucleus and what's its function, differentiate between prokaryotic and eukaryotic organisms, and cytoplasm, and what is functions of cytoplasms, and then cell organelles about and endoplasmic reticulum. Okay. Nucleus is present in that center of that cell, animal cell especially, and then it is discovered by Robert Brown. It was discovered by Robert Brown in 1831. Okay, it is the one of the important cell organelle. Okay, and it also called as a headquarter of the cell and controller of cell. It is in eukaryotics a well-defined nucleus is present, while in prokaryotics a well-defined nucleus is absent. Okay, so now it has a double layered covering कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसको डिस्कवर किया था जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये सेंटर ऑफ द सेल के अंदर सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल को जैसे हमें शेप देता है, बाउंड्रीज फिक्स बाउंड्रीज, ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इतने ही। न्यूक्लियस उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो उसको एक उसी के अंदर ही रहने देता है। ओके, नेक्स्ट इज इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, सेम जैसे सेल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता था, जो चीज़ चाहिए था वो एंट्री करता था, जो नहीं चाहिए एग्जिट करता था। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी इतना ही है कि जो चीज़, जो सब्सटेंसेस जो चाहिए वो एंट्री कर देता है, जो नहीं चाहिए वो एग्जिट कर देता है। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल मेड अप ऑफ क्रोमोशन। ओके, क्रोमेटिक मटेरियल मीन्स जो डीएनए रहता है, जो ये भी इतने इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही दिखाई देता है। और कब दिखाई देगा? जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर। और इसके अंदर वो डीएनए रहता है, उस डीएनए के अंदर एक सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है। सो वो सेगमेंट्स को बोलते हैं हम जीन। उस सेगमेंट्स को बोलते हैं जीन। जो देखो, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना है। डीएनए फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या होता है? डीएनए डीएनए के अंदर लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जीन। ओके, सो अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ ए न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। यानी जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होता है सेल के अंदर, उसको कंट्रोल करके रखता है फिर। और इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पेरेंट्स का, वो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। सो ऑफस्प्रिंग यानी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफ़र करता है। सो कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, उसको हम ये इसका फंक्शन है न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंट्स को हम जीन बोलते हैं। इस जीन के अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होता है, जो शो होता है, जैसे फादर और मदर हैं, जो फादर जैसे या मदर जैसे दिखता है, छोटा एक बच्चे होते हैं तो तब आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करते हैं, फादर जैसे दिख रहा है, दादा जैसे दिख रहा है, या दादी जैसे दिख रही है। ये क्यों कंपेयर ऐसे का होता है, दिखते हैं ऐसे? क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता रहता है। ओके, दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस।
अब देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी. ओके, कैरियोटिक मीन्स या कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव यानी बहुत ही जो लो ऑर्गेनिजम्स, लो लेवल ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर जो कैसे दिखाई देता है न्यूक्लियस. और यूकैरियोटिक इसका मतलब जो हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स में कैसे दिखाई देता है. फिर जनरली इसका साइज होता है, सेल का साइज माइक्रोमीटर में होता है. 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर. ओके, और ये साइज में लार्ज सेल होता है यूकैरियोटिक सेल में. ये 1 से 100 माइक्रोमीटर होता है. और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक अंदर. और इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है. ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट. इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है. इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर सारे प्रेजेंट्स होते हैं. फिर ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस एब्सेंट है. इसमें प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और इसके अंदर सेल डिवीजन इज बाय फिजन और बडिंग, यानी इसका जब सेल डिवाइड होता है प्रोसेस होता है फिजन या बडिंग प्रोसेस होता है. और इसमें सेल डिवीजन इज मायोटिक और मियोटिक प्रोसेस होता है. फिर इसमें हाँ क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है. फिर और डीएनए में सर्कुलर एंड लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रोकैरियोटिक अंदर. और डीएनए इन लीनियर एंड कंटेंड इन ए न्यूक्लियस. लीनियर यानी एक सीधा होता है लीनियर डीएनए, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होते हैं. फिर ओके, ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. आपको नोट्स में भी लिखना है और क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, इसको देख के लिख लेना आप. ओके, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में. साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया था जो कोलिकर है इन 1862 में. ओके, इन इट इज़ द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज. यानी ये बायोसिंथेटिक मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है और कैटाबॉलिक पाथवेज में भी होता है. इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल्स. साइटोसोल का क्या है, एक्वेशियस सॉल्युबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइबर्स प्रोटीन फॉर्मिंग skeletions. It contains about 90% water, 7% protein, 2% carbohydrates and 1% etc. इसमें बता रहे हैं कि एक सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है इसके अंदर, साइटोसोल के अंदर, जैसे प्रोटीन होता है. क्या फॉर्मेशन करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है, और भी साइटोस्केलेशन को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है कुछ प्रोटीन्स, फाइबर्स प्रोटीन्स. और इसके अंदर 90% वाटर होता है और 7% और भी प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट्स, 1% और दूसरा भी कुछ एक्वेशियस सॉल्युबल पार्ट भी होता है. और सेकेंड पार्ट है इसे सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन bounded by plasma membrane. There are a single membrane bound, double membrane bound and non-membrane bound cell organelles. यानी इसके अंदर डेफिनेट शेप होता है और इसको जो बाउंड किया है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, यानी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है के अंदर है ये सेल ऑर्गेनल्स. ओके, देयर आर, इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है और नॉन मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन भी नहीं हो सकता है. ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में है. ओके, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस है या टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे. ओके, जो मेम्ब्रेन बताया था, सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय सेल ऑर्गेनल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, इसका बताया है. देखो, सिंगल मेम्ब्रेन किस किस में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल्स. ओके,
और पैरोक्सिम्स है, ये आपके बुक में नहीं है। ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म से एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ओके, दीज टू आल्सो हैव देयर ओन डीएनए मटेरियल, इसका खुद का ओन डीएनए मटेरियल होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर। ओके, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होता है और किस में डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। ओके, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यानी ये नेटवर्क स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है नेटवर्क, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ये बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट शीट जैसे प्रेजेंट होता है ये। इसको डिस्कवर्ड किया जो पोर्टर, क्लोडे एंड फुलम। ये तो कोई आपके बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा के लिए आप याद रख सकते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लोडी एंड फुलम। और इसके बाद दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मैमेलियम यू एरिथ्रोसाइट्स। यानी ये सब में भी प्रेजेंट होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। और एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। रेड ब्लड कार्पसेल्स के अंदर या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है फिर। और अब नेक्स्ट देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम फिर। ओके, लिखते भी हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंशिएट देखो, मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स मेनली। ओके, इसमें ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मूथ वाला। और ये है मेड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसल्स, ये सिस्टर्नी और वेसल से बना हुआ रहता है फिर। ओके, हेल्प्स इन स्टेरॉइड, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस। यानी ये स्टेरॉइड है, लिपिड्स यानी फैट्स है, इन सबको फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है फिर। ओके, नेक्स्ट है इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इसमें राइबोसोम सरफेस के ऊपर दिखाई देता है, इसीलिए हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सरफेस के ऊपर ऊपर दिखाई देता है इसको, इसीलिए हम बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन्स को डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, ये आपके बुक में है, आप स्टडी कर लो 63 पेज नंबर पे एनसीईआरटी बुक में। और मेन इसका रोल भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। इस डिटॉक्सिफाइंग यानी जो पॉइजनस होता है और ये उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है फिर। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देखो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया गया है अभी। It is only organelle which serves as a channel for the transport of materials between various regions of cytoplasm and between the cytoplasm and nucleus। यानी ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ पहुंचाता है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जो भी नेसेसरी जो सब्सटेंसेस होता है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, जो एक फंक्शन है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला है इट ऑल्सो फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस some of the biochemical activities, it forms endoskeleton of cell। यानी अंदर का जो स्केलेटन है उसका सेल फॉर्मेशंस करने के लिए भी हेल्प करता है। और प्रोवाइड फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को शेप देने के लिए हेल्प करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इट हेल्प सिंथेसिस ऑफ फैट्स बनाने के लिए हेल्प करता है, प्रोटीन से, स्टेरॉइड से, कोलेस्ट्रॉल से,
ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे बनाने के लिए हेल्प करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बताया था मैंने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SCR। ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देता है बॉडी से, और पॉइजनस से बचाने के लिए हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मैंने अभी बताया था ये भी। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन और लिपिड्स दोनों भी मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हेल्प करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये सारे आपको जो पॉइंट्स अभी जो देखा है आपने, यही आपका नोट्स है, ये इसमें देख के लिख लेना आप फिर। ओके, इसी को कॉपी करना, इसी काफ़ी है नोट्स के लिए, आप स्टडी करने के लिए फिर।